नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 5th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। 5th चैप्टर क्या है? वाटर। तो दोस्तों, जब भी आप वाटर के बारे में सोचते हो, यानी जब भी आप पानी के बारे में सोचते हो, तो आपके माइंड में किस चीज़ का इमेज आता है? आप रिवर के बारे में सोचते हो या वाटरफॉल के बारे में या पीटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप यानी जो बारिश का पानी होता है उसके बारे में या जो टैप में पानी आता है उसके बारे में सोचते हो। जैसा कि हम जानते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं यानी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको रेन पडल्स यानी जो गढ़ई होती है इसमें पानी आता है। छोटा सा मान लो गड्ढा है, इसमें पानी आ गया, रेन वाटर आ गया। ठीक है, तो पडल्स में उनको पेपर बोट फ्लोट कराना बहुत अच्छा लगता है। ये रेन पडल हो गया, इसमें देखो देखो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इसमें वो पेपर बोट को फ्लोट कराते हैं इस पानी में। बट होता क्या है, बाय नून पडल्स वैनिश हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। जो पानी होता है इस पोखरे का, इस घड़ई का जो पानी होता है दोपहर तक गायब हो जाता है। आखिर में यह पानी जाता कहाँ पे है? चलो देखते हैं दोस्तों, अब यह पानी कहाँ पे जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, मान लो यहाँ पे घड़ई है, इसमें पानी है। ठीक, सन की रेज आती है, तो सन की रेज की वजह से क्या होता है, सन की हीट की वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। किसका? पानी का। किसमें? वेपर में। यानी वह जो पानी था, जो घड़ई में या जो गड्ढे में जो पानी था, वह सन की हीट की वजह से इवेपोरेट होकर किसमें बदल गया? वाटर वेपर में बदल गया। ठीक है, अब जब यह वाटर वेपर कूल डाउन होता है, ठंडा होता है, तो यह क्या होता है, कंडेंस हो जाता है और क्लाउड बन जाता है। ठीक, कंडेंस होकर क्या होता है? क्लाउड बन जाता है। तो अब आगे क्या होता है दोस्तों, हमने देखा कि पानी इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होकर वाटर वेपर में बदला, फिर वाटर वेपर से क्या हुआ, यह कूल डाउन हुआ, फिर कंडेंस होकर बादल का आकार ले लिया, बादल का रूप ले लिया। अब इस बादल से क्या होता है, तो वह बादल से क्या होता है कि यह जो पानी है, यह रेन के रूप में, स्नो के रूप में या स्लीट के रूप में कहाँ पे गिर सकता है? लैंड पे गिरता है या फिर सी में गिरता है। ठीक है, अब हमने क्या देखा, पानी जो है बादल, यहाँ से इस चीज को समझना कि पानी, सबसे पहले ये पानी जो था क्या हुआ, इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होकर वाटर वेपर में आया, वाटर वेपर में चेंज हुआ, मतलब अपना रूप जो पानी चेंज कर रहा है, अपना जो आकार है चेंज कर रहा है। अब जैसे पहले यह पानी के रूप में था, फिर इवेपोरेट हुआ तो यह वाटर वेपर में बदल गया। अब वाटर वेपर से कंडेंस हुआ, जब कंडेंसेशन हुआ बादल का रूप ले लिया। अब बादल से क्या हुआ, फिर प्रेसिपिटेशन के रूप में यानी बारिश के रूप में नीचे आ गया। तो वह प्रोसेस क्या, वह प्रोसेस जिसमें पानी कंटिन्यूअसली यानी कि लगातार अपना रूप बदल रहा है, रूप चेंज करता है और ओशियन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में सर्कुलेट होता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। समझना इस चीज को, यानी कि वह प्रोसेस जिसमें पानी लगातार अपना रूप बदलता है, अपना फॉर्म जो है चेंज करता रहता है, और ओशियन, यहाँ पे ओशियन हो गया, ओशियन, लैंड और एटमॉस्फेयर के बीच में क्या करता रहता है? सर्कुलेट होता रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा अर्थ है दोस्तों, वह एक टेरेरियम जैसा। टेरेरियम क्या होता है? टेरेरियम टेरेरियम इज एन आर्टिफिशियल इंक्लोजर, या आर्टिफिशियल इंक्लोजर होता है किस लिए? फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट रखने के लिए। ये नॉर्मली क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें छोटे छोटे पौधे जो है कि लगाते हैं। ठीक है, और जो इसका साइड रहता है, इतने जान लो, साइड जो होता है इसका ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो हमारा अर्थ जो है वह भी एक टेरेरियम जैसा है। जो वाटर यानी कि जो पानी दोस्तों आज से कई सेंचुरीज पहले था, वह पानी आज भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी कि जो पानी आज से कई सेंचुरीज पहले यानी कि कई सौ साल पहले था, वही पानी आज भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं कि आज का पानी जो है मॉडर्न पानी है, पहले का पानी नहीं है। नहीं, जो पानी आज है वह पहले भी था। तो जो पानी, अब जैसे हरियाणा में मान लो कोई अपना खेत इरिगेट करने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल कर रहा है, जिस पानी का यूज कर रहा है, मे बी वह पानी आज से कई सौ साल पहले अमेजन रिवर में फ्लो हो रही होगी। ठीक है, यानी कि जैसे आप जहाँ के भी हो, उस लोकल में आपने अपना, मान लो आपकी फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड है, उसको इरिगेट करने के लिए किस पानी का यूज करते हो, वह पानी ऐसा नहीं परमानेंटली आपके उस एरिया में ही है। मे बी आज से कई सौ साल पहले, कई हजार साल पहले वह पानी अमेजोन रिवर जो है वहां पे फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों फ्रेश वाटर के जो मेजर सोर्सेस हैं वो क्या क्या हैं? रिवर हैं, पॉन्ड्स हैं, स्प्रिंग्स हैं और ग्लेशियर्स हैं। तो दोस्तों हम रिवर के बारे में जानते हैं, पॉन्ड के बारे में जानते हैं और ग्लेशियर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग होता है कि स्प्रिंग वह एरिया होता है या वह पॉइंट होता है जहाँ पे जो पानी है वो ग्राउंड से नेचुरली फ्लो करता है।
ठीक है, यानी मान लो ये एरिया है, यहाँ पे ये लैंड है, ठीक है, यहाँ पे एक्वीफर होता है, तो एक्वीफर से पानी जो है नेचुरली यहाँ पे क्या होता है, फ्लो होता है, ग्राउंड के ऊपर आता है। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी सीधे से इसका डिफिनेशन मान लो, इस स्प्रिंग्स जो होते हैं वे ऐसे एरियाज होते हैं जहां से जो ग्राउंड है वो ग्राउंड के ऊपर पानी नेचुरली फ्लो होता है, यानी स्प्रिंग्स आर एरियाज वेयर वाटर नेचुरली फ्लो फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, दी ओशियन बॉडीज एंड दिस सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, जो ओशियन बॉडीज होती हैं, यानी जो ओशियंस होते हैं और जो सीज होते हैं, वो क्या कंटेन करते हैं, सॉल्टी वाटर, यानी नमकीन पानी कंटेन करते हैं। ठीक है, the water of the ocean is salty or saline as it contain large amount of salt। जो उस वाटर होता है किसका, ओशियन का, वह सॉल्टी होता है, सलीन होता है, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट में क्या कंटेन करता है, नमक कंटेन करता है। तो हमने एक चीज और देखा, हमने देखा वाटर साइकिल क्या होता है। अब देखो दोस्तों कि अब एक बार मान लो सपोज बारिश हुई, ठीक है, क्लाउड से बारिश हुई, प्रेसिपिटेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन से बारिश हुआ, तो मान लो हिल है, हिल के उधर बारिश हुआ, तो यह रन ऑफ होके यहाँ पे पानी आ गया। अब यह वाटर यहाँ पे क्या है, मान लो सी में पानी गया। अब सी से इवेपोरेट हुआ, किसकी वजह से, सन की रेज की वजह से, सन की हीट की वजह से इवेपोरेट होकर, इवेपोरेशन होकर यह किसमें चेंज हो गया, वाटर वेपर में। अब यह वाटर वेपर जब ऊपर चला जाता है, ऊपर जाते जाते एक ऐसा टाइम आता है यह ठंडा होने लगता है, यानी कंडेंसेशन, कंडेंस होना, ठंडा होना यानी कंडेंसेशन होने लगता है। ठीक, कंडेंसेशन होकर क्या बनता है, कंडेंसेशन के बाद यह बादल का रूप ले लेता है। अब बादल का रूप लेते, फिर बादल का रूप जब ले लेता है, उसके बाद इसकी जब इसकी कैपेसिटी जो कम हो जाती है उसको होल्ड करने की, तब यह यहाँ से क्या, किसके रूप में नीचे आता है, स्लीट के रूप में, रेन के रूप में, या फिर आइस के रूप में, यानी कि स्नो के रूप में आता है। ठीक है, फिर यानी कि एक साइकिल है, ये कंटिन्यूअसली होता रहता है, पानी जो है लगातार अपना रूप यहाँ पे बदल रहा है। ठीक है, तो यह क्या है, वाटर साइकिल है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमने देखा कि जो सीज होते हैं, जो ओशियन बॉडीज होती हैं, सॉल्टी वाटर उसमें कंटेन होता है, जो वे इसलिए सॉल्टी होते हैं, उसमें डिजोल्व सॉल्ट रहते हैं, डिजोल्व यानी घुला हुआ सॉल्ट रहता है। ठीक है, और ज्यादातर जो सॉल्ट होता है वो सोडियम क्लोराइड या कॉमन टेबल सॉल्ट होता है, जिसको कि हम खाते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे ओशियन देखते हैं। हमारे कितने ओशियन है, 5 ओशियन है, जो मेन 5 ओशियन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो पैसिफिक ओशियन एक यहाँ पे भी दिया गया है, एक यहाँ पे दिया गया है। क्या पैसिफिक ओशियन तो है नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ को ना डिनोट किया गया किस पे, 2D प्लेन पे, यानी कि प्लेन पे दिया गया है, इसलिए प्लेन पेपर पे, इसलिए यहाँ पे 2 दिखाया गया है। ठीक है, तो एक पैसिफिक ओशियन, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन हो गया, उसके बाद अटलांटिक ओशियन, ठीक है, और उसके बाद इंडियन ओशियन, फिर यहाँ पे सदर्न ओशियन, फिर उसके बाद आर्कटिक ओशियन। ठीक है, अटलांटिक 2 है, एक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, दूसरा साउथ अटलांटिक ओशियन। ठीक, अब सी देख लेते हैं, जैसे मेडिटेरियन सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, कैस्पियन सी। ठीक है, उसके बाद अरेबियन सी, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, कोरल सी। तो ये सारी सीज हैं। और अभी रिवर को देख लेते हैं, जैसे हमारे इंडिया में गंगा रिवर हो गई, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, फिर यहाँ पे देख लेते हैं ऑरेंज रिवर हो गई, फिर यहाँ पे नाइल रिवर हो गई, यहाँ पे अमेजोन रिवर हो गई। ठीक है, यहाँ पे यूएस की मिसिसिपी रिवर हो गई। और लेक्स, जैसे तो लेक्स भी आप देख सकते हो, लेक विक्टोरिया यहाँ पे है, यहाँ पे लेक सुपेरियर, फिर ग्रेट बियर लेक, तो ये बहुत और जो मेजर लेक हैं वो दिए गए हैं, फिर यहाँ पे सॉल्ट लेक है। तो इसको एक बार आप अपने से देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों हमने देख लिया कि जो पानी है कई वाटर बॉडीज में बटा हुआ है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, यानी कि जो वाटर बॉडीज हैं उसमें कितना कितना पानी है, कैसा पानी है। ठीक है, जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं दोस्तों, जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो 3/4 किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। 3/4 का मतलब जो हमारा अर्थ का सरफेस है 3/4 वाटर से कवर्ड है, बाकी 1/4 पे क्या है, लैंड है। यानी कि हमारे अर्थ को जो हमारा अर्थ है अगर उसको 4 हिस्से में डिवाइड किया जाए तो उसका 3 हिस्से में क्या है, 3 हिस्से पे पानी है। अर्थ के 3 हिस्से पे पानी है और 1 हिस्से पे क्या क्या है, लैंड है। तो दोस्तों अगर इतना ज्यादा पानी है, मतलब लैंड से ज्यादा तो हमारी अर्थ पे पानी है, तो पानी की तो किल्लत ही नहीं होनी चाहिए, यानी पानी की पीने की कमी होना नहीं चाहिए, जो वाटर की स्कैर्सिटी हम फील कर रहे हैं होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बट फिर भी इतना होने के बाद, बहुत इतना पानी होने के बाद अर्थ पे या लैंड पे हमारा जो बहुत सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, उन वे वाटर स्कैर्सिटी क्यों फील कर रहे हैं, यानी पानी की कमी क्यों फील कर रही हैं। क्या अर्थ पे जो सारा पानी है वो हमारे अवेलेबल योग्य है, यानी हम उसको यूज कर सकते हैं, हमारे यूजेबल है। जो चलो उसको हम देखते हैं इस फॉलोइंग टेबल्स में कि किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का। अब जैसे हम जानते हैं दोस्तों, ओशियन में जो पानी होता है सॉल्टी वाटर होता है। सॉल्टी वाटर वाटर आप पी सकते हो, नहीं पी सकते, यानी सॉल्टी वाटर आपके पीने के योग्य नहीं होता।
अब ओशियन में कितना पानी है? ओशियन में 97.3% पानी है। अब देखो यहाँ पे तो खेल ही उल्टा हो गया। अभी हमने देखा 3/4 पानी जो है कि कवर्ड है अर्थ पे, जिसमें से अब 3/4 में तीन हिस्से का जो पानी है दोस्तों, उसमें 97.3% सैलिन वाटर है। कितना? 97.3% सैलिन वाटर है, जिसको हम पी ही नहीं सकते। अब आता है आइस कैप, यानी जो आइसबर्ग हो गए या जो ग्लेशियर्स होते हैं, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो दोस्तों जो आइस कैप्स हैं उसमें 2% पानी है। अब देखो 97.3% तो हम पी ही नहीं सकते, ये तो क्लियर हो गया। ठीक, अब 2% पानी है, वो किस में है? ग्लेशियर में है या आइस कैप में है। तो क्या आप अपने घर से बाल्टी लेके, बकेट लेके जाओगे ग्लेशियर से पानी लेने के लिए? यानी ये 2% पानी भी आप पी नहीं सकते, समझना। अब ग्राउंड वाटर बचा। ग्राउंड वाटर कितना है? 0.68%। अब फ्रेश वाटर जो लेक्स होती हैं उस, और जो, हाँ, फ्रेश वाटर लेक्स जो हैं, यानी जो झीलें होती हैं, जिसको हम हिंदी में मीठा पानी का झील बोलते हैं, फ्रेश वाटर लेक, उसमें कितना पानी कंटेंट है? 0.09%। और इनलैंड जो सीज हो गए और जो सॉल्ट लेक्स हो गए, उसमें 0.09% पानी है। एटमॉस्फेयर जो हमारा है, जो वाटर वेपर के रूप में जो पानी रहता है, वो कितना है? 0.019%। और रिवर जो है, यानी कि जो नदी है, 0.0001%। सोचो सबसे कम किसमें है? रिवर में। रिवर में जो पानी है वो है 0.001%। ये हो गया ओवरऑल 100% जो पानी है। तो दोस्तों जो फ्रेश वाटर है हमारा, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्हीं सारी चीजों में है। बट जो ओशियन का वाटर है, उस सलीन वाटर है, जिसको हम पी ही नहीं सकते। यानी हमारे पीने योग्य पानी कितना बचा? ना के बराबर बचा। इसीलिए वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में पानी की स्कार्सिटी फील होती है। ठीक है, अगर आपको समझना है इसको क्लियरली, पहले समझ लेते हैं कि सलिनिटी क्या होता है। हम सलिनिटी जो बोलते हैं कि सलीन है वाटर, सर इसकी सलिनिटी ज़्यादा है, तो सलिनिटी होता है क्या है? तो सलिनिटी दोस्तों, अगर जैसे आप पानी ले लो, 1000 ग्राम पानी ले लो। अब इस 1000 ग्राम पानी में जितना ग्राम क्या होगा? सॉल्ट होगा, नमक होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? सलिनिटी। यानी कि सलिनिटी क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। यानी जो 1000 ग्राम, मान लो 1000 ग्राम क्या है? ये पानी है। इसमें जितना ग्राम नमक होगा वह उसको क्या बोलते हैं? सैलिनिटी बोलते हैं। जो ओशियन की सैलिनिटी होती है, एवरेज सैलिनिटी जो होती है, वो कितनी कितनी होती है? 35 पार्ट्स पर 1000 है। 35 पार्ट्स पर 1000 क्या होता है? एवरेज सैलिनिटी, यानी एवरेज खारापन। सैलिनिटी यानी खारापन कितना, यह बताता है कि कोई पानी कितना ज्यादा खारा है, कितना ज्यादा नमकीन है। जैसे आप जानते हो जो डेड सी है कहाँ पे? इजराइल में। वह सबसे ज्यादा सलीन है। उसकी सलिनिटी जो है सबसे ज्यादा कितना? 340 ग्राम। यानी अगर डेड सी का पानी ले लो आप, एक मतलब 1000 ग्राम पानी में आपको 340 ग्राम क्या मिल जाएगा? सॉल्ट मिल जाएगा। समझो ना, मतलब 1000 ग्राम पानी रहेगा, उस 1000 ग्राम में 340 ग्राम तो केवल नमक रहेगा। और अदर ओशियन का अगर आप पानी लोगे, उसमें कितना रहेगा? और 35 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे जो आप देखोगे, जो स्विमर्स होते हैं, उनको तैरने की, फ्लोट करने की जरूरत होती नहीं है, स्विम नहीं करने की जरूरत होती है, क्योंकि इसका पानी इतना ज्यादा खारा, इतना डेंस होता है ना, कि डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ पे नॉर्मल आप लेटोगे, आप डूबोगे नहीं। ठीक है, अब आपको इस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को एग्जैक्टली समझना है, तो आप एक काम करो, इस एक्टिविटी के थ्रू आपको एक बॉटल में 2 लीटर पानी ले लेना है। 2 लीटर आपने पानी ले लिया, 2 लीटर पानी में से आपको क्या करना है? 12 स्पून पानी निकाल देना है। 12 यानी कि आपने एक बॉटल पानी लिया दोस्तों, 12 स्पून पानी निकाला, वह जो बॉटल में जो पानी बचा, यानी 12 स्पून आपने निकाल लिया अलग से। अब जो बॉटल में पानी बचा उसको छोड़ दो, क्योंकि वह क्या है? वह ओशियन वाटर है, पूरा सलीन वाटर। ठीक, अब इस 12 स्पून में से 9 स्पून जो पानी है वह आइस कैप्स में है, और जो 2 स्पून पानी है वह ग्राउंड वाटर के रूप में प्रेजेंट है। और हाफ स्पून यानी आधा चम्मच पानी जो फ्रेश वाटर लेक्स में है, और 1 ड्रॉप रिवर में, यानी केवल 1 ड्रॉप पानी रिवर में है। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकली कर लेना, तो आप समझ जाओगे कितना पानी कहाँ पे है, हमारे पीने योग्य पानी कितना है। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं जो वाटर है वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही एब्सोल्युटली क्या है? इसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी हमको प्यास लगती है, पानी ही ऐसा होता है जो कि हमारी थर्स्ट यानी हमारी प्यास को बुझा सकता है। क्विंच मतलब बुझाना। ठीक है, यानी जब हम प्यासे होते हैं, वी आर थर्स्टी, यानी जब हम प्यासे होते हैं, तो पानी से ही हमारी जो प्यास होती है वो बुझती है। पानी हमारी प्यास को बुझा सकता है। कि अब आप यह नहीं जानते कि अगर हम केयरलेसली इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको वेस्ट कर रहे हैं, तो हम अपने अर्थ से ये बहुत ही प्रीसियस चीज को जो है कि वेस्ट कर रहे हैं। ओशियन सर्कुलेशन।
तो दोस्तों अगर आप कभी बीच पे जाना, बीच पे बेयर फीट आप जब वॉक करते हो तो कितना मैजिकल होता है क्या। जैसे कि आप वेट सैंड पे यानी जो गीली रेत होती है उस पे खड़े रहो, दो कूल ब्रीज होता है, ब्रीज यानी कि जो काम काम एयर होती है, काम विंड होती है, यानी बहुत स्लोली जो विंड ब्लो होती है कहाँ पे, बीच पे। जो कूल ठंडी हवा जो वहाँ पे हवाएं होती है, जो सी बर्ड्स होते हैं, जो सॉल्ट की स्मेल आती है एयर में, एयर में जो सॉल्ट की स्मेल आती है, ठीक है, और जो वेव्स की आवाजें आती हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, बहुत ही फैसिनेटिंग होती हैं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही आकर्षक लगती हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो पॉन्ड्स और लेक का पानी होता है वो क्या होता है, स्टिल होता है, वो स्थिर पानी होता है। बट ओशियन में, ओशियन के केस में ऐसा नहीं होता। ओशियन का पानी स्थिर कभी नहीं रहता, कभी काम नहीं रहता, कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, मूव करता रहता है, यह कभी भी स्टिल नहीं रहता। ठीक है, तो ओशियन में जो मूवमेंट आता है, पानी का जो मूवमेंट होता है, उसको दोस्तों हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, जैसे कि वेव्स, टाइड्स और करंट। ठीक है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, वेव्स, दूसरा टाइड, तीसरा करंट। और जैसे हम जानते हैं दोस्तों मार्च 22 को क्या होता है, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब देखते हैं, हमने देखा कि वेव्स, टाइड्स और करंट में डिवाइड किया गया है ओशियन के मूवमेंट को। अब सबसे पहले देखते हैं वेव्स क्या होता है। जब आप सी शोर पे, बीच पे क्या है कि कोई बॉल खेल रहे हो, अब बॉल आपने पानी में थ्रो कर दिया, पानी में फेंक दिया, उसके बाद क्या होता है, ये पानी में मतलब सी में चला जाता है, आपको पानी कभी ये बॉल मिलता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कितना अच्छा लगता है, वो बॉल वापस से ही शोर पे आ जाता है, वापस से ही बीच पे आ जाता है, शोर पे वापस आ जाता है, किसके थ्रू, वेव्स के थ्रू। तो when the water on the surface of the ocean rises and falls alternately they are called waves, यानी ओशियन सरफेस पे जब पानी जो है वो अल्टरनेटली राइज होता है, फॉल्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम वो वेव्स बोलते हैं। अब ये वेव्स आती कैसे, कैसे फॉर्म बनती हैं, यानी कि अब ये ओशियन का वाटर है, इसे स्थिर होना चाहिए, इसको काम होना चाहिए, लेकिन ये क्यों, ये जो वेव्स आती है इस पे, यानी अल्टरनेट, या एक बार ऊपर उठता है, राइज होता है, फॉल होता है, राइज होता है, फॉल होता है, इस प्रकार से क्यों होता है, क्योंकि यह होता है ड्यू टू प्रेजेंट मूवमेंट ऑफ द विंड, यानी जो लोकल में जो विंड ब्लो होती है उसकी वजह से होता है। यहाँ वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशियन सरफेस, यानी वेव्स तब बनती है जब ओशियन सरफेस के क्रॉस विंड चलती है। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्गर विंड ब्लो होगी, जितना तेज हवाएं चलेंगी, उतनी बड़ी वेव्स बनेगी। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, तो दोस्तों जब एक स्टॉर्म आता है तो तब उस टाइम क्या होता है, विंड जो है बहुत हाई स्पीड से चलती है, जिससे ह्यूज वेव्स बनते हैं। दीज में कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्ट, ट्रिमेंडस यानी कि बहुत ज्यादा विनाशकारी, बहुत ज्यादा, इससे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। किसकी वजह से, जब ह्यूज वेव्स आती हैं, स्टॉर्म्स आती है, इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। एक अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर। तो दोस्तों हमारा जो सी है, हम जानते हैं सी के अंदर बहुत सारी चीजें, तो सी के अंदर जब अर्थक्वेक आता है, या कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है, या अंडर वाटर लैंडस्लाइड होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर शिफ्ट हो सकता है इसकी वजह वजह से। ठीक है, एक एज ए रिजल्ट क्या होता है, ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर इज फॉर्म। तो इसकी वजह से क्या होता है, ह्यूज टाइडल वेव फॉर्म होती है, जिसको हम सुनामी बोलते हैं, जिसकी हाइट कितना हो सकती है, 15 मीटर तक हो सकती है, वो बनती है। तो अभी तक जो लार्जेस्ट सुनामी मेजर किया गया दोस्तों, वह 150 मीटर हाई मेजर किया, कितना, 150 मीटर हाई। दी जो यह पानी होता है दोस्तों, सुनामी का जो पानी होता है, यह 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी तेज चलता है। एक बार सोच लो कि 150 मीटर छोड़ दो, मान लो सुनामी 20 मीटर की है, 20 मीटर का जो पानी है, हाइट का जो पानी है, उसकी स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर रहती है। अगर इसके सामने कोई आया तो क्या होगा, ऐसे बस जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो सुनामी जैसे जो 2004 का सुनामी आया था, 2004 का, उससे बहुत ही वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुआ था, डैमेजेस हुए थे कोस्टल एरिया में इंडिया के। जो इंडिया का जो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, अंडमान और निकोबार आइलैंड का, वह क्या हुआ था, इस सुनामी के बाद सबमर्ज हो गया। जैसे कि हमारा जो इंडिया, हमारा भारत है, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो हमारे कंट्री का एज ए कंट्री एज ए होल जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था, सदर्न मोस्ट यानी सबसे साउथ का जो पॉइंट था हमारी कंट्री का, वो था इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यहाँ पे एक टावर नुमा बना था, तो वह क्या हुआ, सुनामी के बाद डूब जाता है, पूरा नहीं डूबता, उसका बेस जो है लगभग 1.5 मीटर क्या होता है, डूब जाता है। ठीक है, और जो सुनामी है वह एक जापानीज वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, हार्बर वेव्स। क्योंकि जब यह जब यह वेव्स आती है, इनको हार्बर वेव क्यों बोला जाता है, ये डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी जब भी सुनामी आती है या जब भी हार्बर वेव आती है तो हार्बर को डिस्ट्रॉय कर देती है, इसलिए इनको हार्बर वेव बोलते हैं। सुनामी दी अर्थ पेंडेमोनियम। तो दोस्तों अब हम सुनामी 2004 की बात करेंगे, जो अर्थ का पेंडेमोनियम था। पेंडेमोनियम मतलब अर्थ का गुस्सा या क्रोध।
सुनामी या जो हार्बर वेव थी दोस्तों, वो स्टक हवॉक इन द इंडियन ओशन ऑन द 26 दिसंबर 2004। तो यह जो इंडियन ओशन में सुनामी आती है, हवॉक यानी कि बहुत ज़्यादा तबाही मचाना। तो इंडियन ओशन में 26 दिसंबर 2004 को इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाया, बहुत विनाश किया इसने, ठीक है। तो ये आखिर में बात आता है कि अर्थक्वेक जो आया था, द वेव्स वर द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक, यानी जो ये वेव्स आए थे वह किसकी वजह से आए थे? अर्थक्वेक की वजह से आया था, जिसका एपी सेंटर जो था, एपी सेंटर हमने देखा था कि जहाँ पे ये, जैसे कि ये मान लो यहाँ पे दो प्लेटों के बीच में थोड़ा सा यहाँ पे वाइब्रेशन हुआ, तो यहाँ पे मान लो डेवलप हुआ अर्थक्वेक। यहाँ पे क्या होता है, ये फोकस होता है, इसके ऊपर वाला पॉइंट क्या होता है, एपी सेंटर होता है, ठीक है। तो इसका जो एपी सेंटर था दोस्तों, वो किसके नियर बाई था? वह सुमात्रा की जो वेस्टर्न बाउंड्री है उसके क्लोज था। तो इस अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड था वो 9 रिश्टर स्केल पे 9.0 था। तो सोच लो कितना ज्यादा खतरनाक था यार। तो जैसे इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे चली जाती है, यानी ये इंडियन प्लेट थी, यह चली जाती है नीचे किसके? बर्मा प्लेट के, यह बर्मा प्लेट के नीचे चली जाती है। तो इससे जो सी फ्लोर होता है उसमें एक सडन मूवमेंट होता है, जिससे अर्थक्वेक आता है। The ocean floor was displaced by about 10 to 20 मीटर and tilted in डाउनवर्डली डायरेक्शन। तो दोस्तों ओशियन फ्लोर क्या होता है? डिस्प्लेस हो जाता है 10 से 20 मीटर और वह टिल्ट हो जाता है। टिल्ट यानी कि नीचे के साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? टिल्ट हो जाता है। अब देखो ये सी है, ये हम सी का सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं। मान लो एक ये आपका सी है, जस्ट वन मोमेंट, अभी समझ लो कि ए प्लेन है, एक सी जो है हमारा, जिसकी समझ लो हमको डेप्थ पता है, ए हो गया, ए क्या है? सी है, ये सी का फ्लोर है। अब यह सी का फ्लोर क्या हुआ, नीचे 10 टू 20 मीटर क्या होता है? डिस्प्लेस हो जाता है। अब ये सी का पानी यहाँ तक भरा हुआ है पूरा। अब जब यहाँ पे गैप बनता है, इस गैप को फिल करने के लिए पानी चाहिए। अब वह पानी कहाँ से आएगा? क्योंकि वह पानी तो यहीं से आएगा, फिर धीरे धीरे डिस्प्लेस होगा सारा पानी, यानी जो हायर, हमेशा पानी किधर फ्लो होता है? हायर एरिया से लो एरिया की तरफ। अब इस यह पानी कहाँ से आएगा? इस इधर सोर्स साइड से आएगा, इधर सोर्स साइड से आएगा, इस गैप को फिल करने के लिए। तो सेम उस टाइम में हुआ कि ह्यूज मास ऑफ ओशियन वाटर फ्लो टू फिल इन द गैप दैट वाज बीइंग क्रिएटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से 10 से 20 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ओशियन फ्लोर का, इस गैप को भरने के लिए ह्यूज मास ऑफ ओशियन वाटर उधर चल दिया है, मतलब कि फ्लो होना स्टार्ट हो गए। इससे क्या हुआ कि जो कोस्ट लाइन थे, लैंड मासेज इन द साउथ एंड साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की जो लैंड मासेज थे, वहाँ की जो कोस्ट लाइन थी, वहां से एक जो पानी था शोर साइड से विड्रॉल होना, मतलब खाली होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इस गैप में जाने लगता है। आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट, बट एक टाइम आया कि जो इंडियन प्लेट थी, जब वो बर्मा प्लेट के नीचे थ्रस्ट हो जाती है, मतलब झटके से अंदर चली जाती है, और यह क्या होता है, अंदर जाने के बाद ये दोनों फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दी वाटर मास जस्ट बैक टुवर्ड द कोस्ट लाइन। जो वाटर मास था, जो पानी उधर जा रहा था, अभी वो झटके से वापस आने लगता है। सुनामी ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट। तो दोस्तों वह सुनामी जो आई थी, वह उसकी जो स्पीड थी 800 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि एक स्पीड किसकी होती है? कमर्शियल एयरक्राफ्ट की स्पीड होती है। तो इसने कंप्लीटली वॉश कर दिया सम ऑफ द आइलैंड इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में बहुत सारे आइलैंड थे, उसको डुबा देती है। द इंदिरा पॉइंट हमने जो देखा अंडमान निकोबार आइलैंड का, जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था, वो भी सबमर्ज हो जाता है कंप्लीटली, ठीक है। As the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra toward the Andaman Island and Sri Lanka, the wave length decreased with decreasing depth of water। तो जब दोस्तों सुमात्रा से चलिए, सुमात्रा से श्रीलंका और अंडमान निकोबार की तरफ जब यह चली वेव्स, तो अब सी तो ऐसा तो है नहीं कि शोर साइड भी सी जो है बहुत 1000 मीटर गहरा है, तो वहां पे धीरे धीरे डेप्थ क्या होता है, कम होने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है। तो ये तो डेप्थ जैसे जैसे डेप्थ कम होता गया, तो जो स्पीड थी इसकी, किसकी? सुनामी की जो स्पीड थी वेव्स की, वो भी कम होने लगी, डिक्रीज होने लगी, ठीक है, डिक्लाइन होने लगी। द ट्रेवल स्पीड ऑफ, इसकी जो ट्रेवल स्पीड 700 से 900 किलोमीटर पर आवर थी, वह डिक्रीज होकर कितना हो जाती है? 70 किलोमीटर पर आवर, यानी 900 किलोमीटर पर या 800 किलोमीटर पर आवर से कितना होता है डिक्रीज होकर? या 70 किलोमीटर, यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही थी। सुनामी वेव ट्रेवल अप टू अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। तो कोस्ट से 3 किलोमीटर अंदर डेप्थ तक ट्रेवल की थी, और जिससे कि 10,000 लोग से ज़्यादा लोग जो है मारे गए थे, और लाखों के जो लैक्स ऑफ हाउसेज जो थे अफेक्टेड हुए थे इससे, मतलब लाखों घर जो है तबाह हो चुके थे। इन इंडिया द वर्स्ट अफेक्टेड
जो इंडिया में सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड रीजन था वो क्या था, कोस्टल एरिया था, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पांडुचेरी और अंडमान और निकोबार आइलैंड का सबसे वर्स्ट अफेक्टेड एरिया था। वाइल द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि एग्जैक्ट इसी टाइम पे आ रहा है, बट ऐसा पॉसिबल है 3 से 4 घंटे की पोटेंशियल नोटिस हमको मिल सकती है पोटेंशियल सुनामी की। ठीक है, ऐसा जो वार्निंग सिस्टम है कहाँ पे प्लेस्ड है, पैसिफिक ओशियन में प्लेस्ड है, बट इंडियन ओशियन में नहीं प्लेस किया गया है, क्योंकि सुनामी इंडियन ओशियन में रेयर आती हैं, बहुत ही रेयर केस में आती है। क्या, क्योंकि यहाँ पे जो सेस्मिक एक्टिविटीज होती हैं बहुत ही कम होती हैं कंपेयर टू द पैसिफिक ओशियन। अब पैसिफिक ओशियन में जैसे अभी जापान में जान लो, जापान में तो हमेशा सुनामी आ जाता है, एवरी ईयर एवरी मंथ वहाँ पे सुनामी आता है, जापान का कंडीशन ही अलग है। The tsunami that ravaged the South and Southeast Asia coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. रेवेज मतलब तबाह करना, रेवेज का मतलब होता है तबाह करना। तो दोस्तों वह सुनामी जो कि साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट को दिसंबर 2004 में तबाह की थी, जो वहां पे तबाही लाई थी, वह आज से पिछले सेवरल हंड्रेड ईयर्स से सबसे भारी, मतलब सबसे डिवास्टेटिंग, सबसे ज्यादा तबाह की जाने वाली सुनामी थी, यानी सबसे डेंजर सुनामी थी। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। रिजल्ट ऐसा होता है कि मॉनिटरिंग की वजह से हम अच्छे से उसको एक प्रॉपर्ली मॉनिटर नहीं कर पाए। दी अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड नॉलेज अमंग द कोस्ट ड्वेलर्स ऑफ इंडियन ओशन, क्योंकि हम एक लैक ऑफ मॉनिटरिंग की वजह से ऐसा हुआ। अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था, इसलिए हुआ। और जो कोस्ट ड्वेलर्स थे, यानी कोस्ट पे जो लोग रह रहे थे इंडियन ओशन की, उनको पता नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों सुनामी आने का जो पहला इंडिकेशन होता है वो क्या होता है कि रैपिड विथड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन, जो कोस्टल रीजन होंगे। अब जैसे मान लो ए सी है, यहाँ पर ये क्या है, एक कोस्टल रीजन है, तो इसका एक रैपिड इंडिकेशन क्या होता है कि एक सुनामी आने वाला, पहला इंडिकेशन यहाँ से पानी भागने लगेगा, पानी वापस जाने लगेगा, मतलब ये शोर एरिया जो है वो खाली होने लगेगा। अब यह जब एरिया खाली होने लगेगा, यानी पानी अंदर जाने लगेगा, समझ जाओ सुनामी आने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद डिस्ट्रक्टिव व्यूज आती हैं, वापस जो है बहुत खतरनाक व्यूज आती है। अब सोचो जैसे कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से व्यूज आती थी, अगर कोई रहेगा भी वो भाग नहीं पाएगा। वेन दिस हैपन टू द कॉस्ट, जब कॉस्ट पे ऐसा, जो कॉस्ट पे वहां पे ऐसा हुआ, लोगों को भाग हाई ग्राउंड पे जाने के बजाय लोग इस असेंबल हो गए कोस्ट पे, कोस्ट के एरिया, उस कोस्ट पे असेंबल हो गए इस मिरेकल को देखने के लिए, इस इतना अच्छा जो दृश्य था इसको देखने के लिए कि आखिर में हुआ क्या। अब एज ए कॉन्सिक्वेंस क्या हो, देयर वाज अ लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस ऑनलुकर व्हेन द गैंगटिक वेव स्ट्रक, जब वापस से सुनामी आती है दोस्तों, इससे लार्ज कैजुअलिटीज मिलती है, क्योंकि 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या होता है, अब समझ लो भागना भी कोई चाहेगा तो नहीं भाग पाएगा, तो जितने लोग थे सारे के सारे वॉश और सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग, वहां पे बहुत तबाही होती है। तो हमने वेव देख लिया। टाइड्स, the rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called tide. to rise of and fall, rhythmic rise and fall, rhythmic यानी नियम पूर्वक, ऐसा नहीं है कि कभी भी। तो rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called tide, यानी कि जो ओशियन वाटर है उसका रिदमिक राइज और फॉल एक दिन में 2 बार होना, उसको हम टाइड बोलते हैं। यानी कि 2 बार हाई टाइड आता है दिन में, 2 बार लो टाइड आता है। अब सपोज एक हाई टाइड आपका आया मॉर्निंग के टाइम पे, रिदमिक क्यों बोला गया मॉर्निंग के टाइम पे, तो एक दिन की बात हो रही है, एक दिन या मॉर्निंग के टाइम पे आया, दूसरा हाई टाइड आया मान लो आफ्टरनून। ठीक है, बट दूसरे दिन क्या हुआ कि पहला जो हाई टाइड था मॉर्निंग में आया, दूसरा हाई टाइड वो शाम को आया, ऐसा नहीं, ये वाला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिदमिक यानी एक अगर मॉर्निंग में आया तो दूसरा, एक मॉर्निंग में आया दूसरा आफ्टरनून, एक दिन आया तो दूसरे दिन भी सेम इसी टाइम आएगा। रिदमिक एग्जैक्ट नहीं कि मतलब इसी मिनट इसी सेकेंड, बट इसी टाइम, यानी एक मॉर्निंग में आया दूसरा जो है आफ्टरनून में पहले दिन आया, तो दूसरा भी मतलब दूसरे दिन भी पहला जो है मॉर्निंग में आएगा, दूसरा आफ्टरनून में आएगा। तो दोस्तों क्या है कि ओशियन वाटर के रिदमिक राइज और फॉल, यानी ओशियन वाटर का रिदमिक राइज और फॉल होना दिन में 2 बार, उसको हम टाइड बोलते हैं। तो जब पानी मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग इट्स हाईएस्ट लेवल, यानी जब पानी शोर को मच कवर करता है, ज्यादा से ज्यादा शोर को कवर कर, मतलब एक मैक्सिमम एक्सटेंट तक कवर करता है, उसको हम हाई टाइड बोलते हैं। जब मैक्सिमम कवर करेगा, सीधी सी बात है, इसका लेवल जो है पानी का हाई होगा तो ये मैक्सिमम कवर करेगा, तो इसको हम हाई टाइड बोलते हैं। और जब लो टाइड होता है तो यह अपने लाइक लोवेस्ट एक्सटेंट तक जाता है, तो उसको हम लो टाइड बोलते हैं। ऐसे समझ लो कि आप जब ज्यादा से ज्यादा शोर कवर करे वो हाई टाइड होता है, जब कम से कम शोर कवर करे वो लो टाइड होता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि टाइड आता क्यों है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे अर्थ की सरफेस पे कॉन्टिन्यूसली एग्जर्ट किया जा रहा है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स, किसके थ्रू, सन और मून के थ्रू, यानी सन और मून हमारी अर्थ पे लगातार फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से टाइड आता है।
The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and cause high tide. ये अर्थ है, अर्थ पे दोस्तों, अर्थ पे यहाँ पे मून है, ठीक, अभी सन को भूल जाओ। तो यहाँ पे मून क्या कर रहा है, अपना ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है अर्थ पे, इससे क्या हो रहा है, पानी का खिंचाव इधर हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि हाई टाइड आता है। इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाई टाइड आता है ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून। तो फुल मून और न्यू मून के टाइम में क्या होता है, सन मून और अर्थ जो है एक सेम लाइन में होते हैं, जैसे सन मून अर्थ, सन अर्थ मून। तो इस टाइम फुल मून और न्यू मून के टाइम में तीनों अलाइन होते हैं, यानी एक लाइन में होते हैं। इससे क्या होता है, हाईएस्ट टाइड आता है। इस टाइड को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, पुल होता है, वो कंबाइन हो जाता है। इसको हम स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, जो कि हाईएस्ट टाइड होता है। बट जब मून अपने फर्स्ट या लास्ट क्वार्टर में होता है दोस्तों, तो वो ओशियन वाटर जो होता है डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, किसकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से डायगोनली डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, पुल होता है। यानी कि डायगोनली डायरेक्शन द सेंस, एक यहाँ पे पुल हो रहा है, दूसरा इस साइड पुल हो रहा है। इससे क्या होता है कि लोवेस्ट टाइड होता है, ठीक है, लो टाइड, इससे लो टाइड आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको नीप टाइड बोलते हैं। यानी जब लोवेस्ट टाइड होगा उसको नीप टाइड बोलेंगे, जो हाईएस्ट टाइड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। ओके, हाई टाइड से क्या होता है, अब सीधी सी बात, हाई टाइड से क्या होता है, वाटर लेवल जो होता है पानी में, समुद्र में पानी का लेवल जो है एक्सटेंड मतलब बढ़ता है। इससे क्या होता है, नेविगेशन में मदद मिलती है, नेविगेशन में हेल्प मिलता है। क्यों, इससे वाटर लेवल रेज होगा तो शोर, इससे जो शिप्स होंगी वो हार्बर पे इजीली अराइव कर जाते हैं। अब जैसे हम जाते हैं, अभी जैसे हम कुछ पोर्ट्स होते हैं, वर्ल्ड में बहुत सारे पोर्ट्स हैं जहाँ पे जो टाइड होता है बहुत हाई होता है, जैसे 9 मीटर तक, 9 मीटर तक हाई होता है। तो हम समटाइम्स जाते हैं पायलट बोर्डिंग ग्राम, या जहाँ पे हम पायलट लेते हैं। पायलट वे होते हैं जो कि इजीली उनको लोकल एरिया का पूरा नॉलेज होता है, तो बिना पायलट के मंदिर नॉर्मली नहीं जाते। तो पायलट बोर्डिंग पॉइंट पे हम पहुंचने के बाद भी पोर्ट पे नहीं जाते, क्यों, क्योंकि लो टाइड होता है। लो टाइड, सपोज अगर हम हमारी जहाज का जो ड्राफ्ट है सपोज 10 मीटर है, और यहाँ पे लो टाइड की वजह से जो ड्राफ्ट जो गहराई है पानी की वो है 10 मीटर, 10 मीटर या 11 मीटर। तो 1 मीटर हम रिस्क नहीं लेते, नहीं जाते, क्योंकि शिप ग्राउंड हो जाएगा, इससे प्रॉब्लम हो जाएगा, खतरा हो सकता है, रिस्क नहीं लेते, इसलिए हम नहीं जाते। बट हाई टाइड जब आता है, लगभग मान लो 15 मीटर, ये डेप्थ जो हो गया 15 मीटर हो गया, तो 15 मीटर जब आता है तो हम इजिली उस पोर्ट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हाई टाइड होता है हमको नेविगेशन में काफ़ी इजीली, हम इजीली नेविगेट कर सकते हैं। हाई टाइड से फिशिंग भी अच्छी आती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फिश शोर के साइड चली आती है हाई टाइड के टाइम में। इनेबल, इससे क्या होता है, फिशरमैन प्लेंटीफुल फिश जो है कि काफ़ी मात्रा में फिश पकड़ सकते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सब प्लेसेस। तो बहुत सारे प्लेसेस में इनका हाई टाइड, जो टाइड का वाटर होता है, पानी होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जा रहा है। अब हमने देख लिया, हमने क्या क्या देखा, वेव्स देख लिया, टाइड देख लिया। अब देखते हैं ओशियन करंट क्या होता है। ओशियन currents आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। तो ओशियन वाटर क्या है, ओशियन करंट्स क्या है दोस्तों, यह स्ट्रीम ऑफ वाटर, वाटर की स्ट्रीम्स हैं जो कि कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली जो है कि फ्लो हो रही है, लगातार फ्लो हो रही है डेफिनेट डायरेक्शन में ओशियन सरफेस के। यानी ये ओशियन सरफेस है, इस पे कंटिन्यूअसली एक डेफिनेट डायरेक्शन, निश्चित डायरेक्शन में क्या होती हैं, ये फ्लो होती हैं, ये ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स दो टाइप की हो सकती है, वार्म भी हो सकती है, कोल्ड भी हो सकती है। तो जनरली जो वार्म ओशियन करंट होती हैं वो कहाँ पे ओरिजिनेट होती हैं, हमारा जो इक्वेटर है उसके नियर बाय, यानी वो इक्वेटर पे जो जनरेट होती हैं वो होती हैं वार्म ओशियन करंट, और जो पोल पे जनरेट होती हैं वो होती हैं कोल्ड ओशियन करंट। और यहाँ पे जनरेट होती हैं जो वार्म ओशियन करंट, यहाँ पे जनरेट होती हैं और पोल के साइड फ्लो होती है, ठीक है, एंड मूव टुवर्ड द पोल्स, और पोल के साइड मूव होती हैं। तो कोल्ड करंट्स कहाँ से पानी लेके आती हैं, पोलर या हायर लैटिट्यूड से टू द ट्रॉपिकल और या लोअर लैटिट्यूड तक। अब इस प्रकार जो लेब्राडोर ओशियन करंट है वह कोल्ड करंट है, जबकि जो गल्फ स्ट्रीम है वो क्या है, वार्म करंट है। द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। तो ओशियन करंट है जो एरिया का कंडीशन होता है, टेम्परेचर कंडीशन उसको इन्फ्लुएंस करता है। मतलब लैंड, मान लो यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे जो लैंड होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, इससे इस पे इफेक्टेड होता है। वार्म करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। सीधी सी बात, जब वार्म करंट होती है, जब गर्म करंट चलती है, यानी वार्म करंट, यहाँ पे लैंड पे जो टेम्परेचर होगा गर्म होगा। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। तो जहाँ पे ग्राउंड जो वार्म करंट है और जो कोल्ड करंट है दोनों मिलती हैं, वहाँ पे बेस्ट फिशिंग होता है वर्ल्ड का, वहाँ पे बहुत अच्छी फिशिंग होती है, बहुत सारी फिशेस आती हैं। अब देखो, ये है अर्थ, ये है अर्थ, ये है इक्वेटर, इक्वेटर, ये क्या है, इक्वेटर है, यानी जो कि 0 0 डिग्री। तो यहाँ से जो वार्म करंट्स है वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाती हैं, ये है वार्म करंट,
इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ, इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ, ठीक है। अब जो कोल्ड करंट्स होती हैं वो पोल साइड से, पोल से आते हैं इक्वेटर की तरफ, यानी कि हायर लैटिट्यूड या ट्रॉपिकल रीजन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फिगर 5.6 में कुछ ओशन करंट दिए गए हैं, जैसे कि हमने देखा कि लेब्राडोर करंट कहाँ से आ रही है, ये देखो ये पोलर रीजन से आ रही है इक्वेटर के साइड में, ठीक है। और गल्फ स्ट्रीम क्या है, गल्फ स्ट्रीम जो है कि ये है वार्म करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट क्या है, ये भी है वार्म करंट। तो ये दोनों जहाँ पे मिलती है वहाँ पे वर्ल्ड की बेस्ट मतलब फिशिंग होती है। जैसे जापान में यहाँ पे बेस्ट फिशिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका सच एग्जाम्पल, जो ईस्टर्न कोस्ट है नॉर्थ अमेरिका का, वो इस प्रकार का एग्जाम्पल है जहाँ पे फिशिंग काफी प्लेंटीफुल होता है, काफी ज्यादा मात्रा में होती है। द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट आल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन, बट ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता। कौन सा रीजन, जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलती हैं। तो यहाँ पे आप इसको देख लेना एक बार कि कोल्ड करंट ब्लू से इंडिकेट किया है, ब्लू एरो से, वार्म करंट को रेड एरो से। तो जहाँ पे कोल्ड करंट और वार्म करंट मीट होती हैं, मतलब मिलती हैं दोस्तों, वहाँ पे फॉगी वेदर होता है, मतलब पूरा फॉग आ जाता है, कुछ भी दिखता नहीं। यानी हमारी जो शिप की लेंथ होती है 400 मीटर, 300 मीटर, तो बिलीव मी उस टाइम आपको केवल ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स आपको मे बी 10 मीटर दिखाई दे। तो वहाँ पे हमको रडार का यूज़ जो है मस्ट है, बिना रडार के हम नेविगेशन कर ही नहीं सकते। तो नेविगेशन के लिए काफ़ी डिफिकल्टी होता है जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।